गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग व्यंजन के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत आने वाले मुख्य तथ्यों या बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। व्यंजन के अगर प्रकारों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन का अध्ययन करेंगे। इन व्यंजनों का अध्ययन आपने हिंदी की कक्षा में किया होगा। यद्यपि हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ साथ एजुकेशन 07 की कक्षा में भी ये पाठ्यक्रम जो वास्तव में हिंदी का हिस्सा है दिया गया है। उसी के अंतर्गत हम लोग वर्ण, शब्द एवं विचार की कड़ी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। अब हम लोग व्यंजन के प्रकारों में सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करेंगे। स्पर्श व्यंजन वास्तव में ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ का स्पर्श होता है। अर्थात जब हम ऐसे व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसमें हमारे मुख्य रूप से जीभ, दांत, कंठ, तालु, मूर्धा एवं ओठ का प्रयोग होता है। उसी के अंतर्गत जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात यह 25 वर्ण होते हैं। सर्वप्रथम इसके अंतर्गत हम का वर्ग का अध्ययन करते हैं। अर्थात का वर्ग का तात्पर्य यहाँ पर है का, खा, गा, घा, अंगा। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम अपने कंठ से करते हैं उनको हम का वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसके पश्चात चा वर्ग था चा, छा, जा, झा, या। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम तालु के माध्यम से करते हैं। इसके पश्चात टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अर्थात मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण या अक्षर। इसके पश्चात ता वर्ग आता है ता, था, दा, था, ना। अर्थात जिनके उच्चारण में दांतों का मुख्य स्थान होता है। अर्थात जिनका उच्चारण हम दंत से करते हैं या दंत के माध्यम से करते हैं। इसके पश्चात पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अर्थात ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको हम होंठ के माध्यम से बोलते हैं। यहाँ पर जो होस्ट शब्द लिखा है वास्तव में वह ओठ या होंठ शब्द है। अब इसके पश्चात हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। देखिए, आप लोगों की परीक्षा में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अक्सर वो किसी न किसी वर्ग का जो है का किसी भी वर्ग को सब एक वर्ण दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किस वर्ग का है या ये कहाँ से उच्चारित होता है। कभी वो ता दे देंगे, कभी ठा दे देंगे, कभी अड़ा दे देंगे। अर्थात वो किसी एक ही वर्ग का 2-3 वर्ण दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका उच्चारित स्थान बताइए या ये कहाँ से उच्चारित होते हैं या ये किस वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए आप सभी लोग इन वर्गों को विशेष रूप से याद रखिएगा कि कौन से वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं और उनका उच्चारित होने का स्थान क्या है।
क्योंकि यदि आपने इनका ठीक से अध्ययन नहीं किया तो जिस समय आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में ये आएंगे, आपसे अधिकांशतः लोग गलत कर देते हैं या कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम व्यंजनों के प्रकार में अगले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का अध्ययन करते हैं। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण यदि हम करते हैं तो वो हमारे मुंह के भीतर ही रह जाते हैं। अर्थात आप देखते हैं जब उनको आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो हमारे मुख के भीतर ही एक गोले के रूप में रह जाते हैं या होते हैं। इनको कभी कभी अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये मुख्यतः 4 होते हैं: या, रा, ला, वा। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि या, रा, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं या इनका दूसरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग ऊष्म व्यंजन का अध्ययन करते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है या उत्पन्न होती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वास्तव में जब भी ऐसे वर्ण या अक्षर हम बोलते हैं तो ये लगता है कि जैसे एक विशेष प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः 4 माने जाते हैं: श, श, सा और हा। आप स्वयं इनका उच्चारण करके देखिए और आपको तुरंत ये आभास हो जाएगा कि उनके उच्चारण के समय आपके मुंह में आपके मुख से एक विशेष प्रकार की गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये हमारे अधिकांश स्थान को स्पर्श करते हुए या इस प्रकार से बोले जाते हैं कि जहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अब इसके पश्चात हम लोग जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, संयुक्त व्यंजन पर टिप्पणी कीजिए, या उसमें व्यंजन क्या है, उस व्यंजन ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन वास्तव में वो व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुल 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं, जो है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। आप लोग ये किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षाओं में वह विकल्पी में वो कोई न कोई ऐसा वर्ण दे देंगे और फिर पूछेंगे कि यह किन व्यंजनों के मेल से बना है, और उस समय अगर आपने उन चीज़ों को गौर नहीं किया तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे छा का जो निर्माण है वास्तव में का प्लस शा और आ से मिलकर बना है। आपको ये ध्यान रखना है जो छोटा आ है वो सभी में होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये आ नहीं दे रखना है तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है वहाँ पर का और सा दे रखा हो, का के नीचे हलंत भी ना लगा हो, ये भी संभव है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर का प्लस सा भी दे रखते हो सकता है, या फिर का प्लस सा प्लस आ मिलके छा का निर्माण करते हैं। इसी तरह अगर हम त्रा की बात करें तो ता फिर रा प्लस रा फिर आ, फिर इस तरह से त्रा का निर्माण होता है। फिर ज्ञा में जा प्लस इया प्लस आ, फिर ज्ञा का निर्माण होता है। आपको ज्ञा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ज्ञा के किन जो वर्ण है किन के मेल मिलाप से बना है, अक्सर परीक्षा में छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार गलत कर देते हैं। तो आपको एक छा है एक ज्ञा है, इन 2 वर्णों का विशेष ध्यान रखना है कि कई बार वो छा और ज्ञा
आपको पूछ लेते हैं ये किन वर्णों के मेल मिलाप से इसका निर्माण हुआ है या किससे निर्मित हुआ है। इसके पश्चात अगर हम स्रा की बात करें तो आप देखते हैं शा प्लस रा प्लस आ और ये स्रा का निर्माण हो जाता है। वास्तव में आपने देखा यहाँ पर एक से एक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल मिलाप से ऐसे वर्णों का निर्माण हुआ है। जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों का मेल या मिलाप होता है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये तो हमारे वर्णों की बात हो गई। देखिए अब क्योंकि आपको जो पाठ्यक्रम था वहाँ पर वर्ण, शब्द और उसके पश्चात वाक्य, इन तीन तथ्यों की बात की गई थी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ण से संबंधित अधिकांश बातें जानी थी और कुछ तथ्य रह गए थे जिनका अध्ययन हमने किया। इसके साथ ही आज हम लोग शब्द की पृष्ठभूमि का भी कुछ अध्ययन करेंगे और उसकी अधिकांश बातें अगले वीडियो में जानेंगे। पहले अब हम यहाँ पर जानते हैं कि वास्तव में शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है। देखिए अगर सबसे पहले बात की जाए कि शब्द क्या होते हैं या शब्द किसे कहते हैं, यह परीक्षा में आपके कई बार पूछा जाता है कि शब्द पर टिप्पणी लिखिए या शब्द की परिभाषा दीजिए या शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो आपको यह ध्यान रखना है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यहाँ पर आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि एक या अधिक वर्णों से स्वतंत्र एवं सार्थक, क्योंकि देखिए स्वतंत्र एवं सार्थक ऐसा नहीं कि आप वर्ण तो एक हैं एक से अधिक है। भाई जाहिर सी बात है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही वर्ण में बन जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे या पाएंगे कि वहाँ पर एक से अधिक ही वर्ण होते हैं, लेकिन उनका जो निर्माण है वो सार्थक रूप में होना चाहिए। यदि वो निर्माण सार्थक रूप में नहीं हुआ है तो उसे हम शब्द नहीं मानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि इनका कैसे है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना, देखिए कई बार हमें ध्यान में जब आता है या जहन में हमारे आता है तो हम सोचते हैं कि एक वर्ण या अक्षर से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता, पर ऐसा नहीं। देखिए आपने देखा ना अर्थात जिसको हम नहीं शब्द लिखते हैं, तो कई बार आपने देखा कि ना लिखा मिल जाएगा वाह या शब्द आप देखते हैं कि क्या है, ये अपने आप में एक तरह से पूर्ण शब्द माने जाते हैं। और देखिए जहाँ पर एक से अधिक वर्णों का मेल मिलाप होता है वहाँ तो आपके सामने असंख्य हजारों शब्द आपके सामने हो जाएंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्व, परमात्मा, आत्मा। मतलब आप देखेंगे जहाँ पर एक से अधिक वर्ण या अक्षर आपस में मिलकर एक सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि का निर्माण करते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। वहाँ पर एक से एक भी वर्ण से शब्द का निर्माण हो सकता है और एक से अधिक। एक वर्ण से निर्मित होने वाले शब्दों की संख्या बहुत ही सीमित है, लेकिन जहाँ पर एक से अधिक वर्णों की बात की जाए तो वहाँ पर अधिकांश शब्दों का निर्माण एक से अधिक वर्णों के माध्यम से ही होता है। ये तो बात हो गई कि शब्द की परिभाषा या शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, जैसे नहीं, ना, या, वाह, शेर, कमल, नयन आदि। आपको ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शब्द भेद की या शब्द कैसे होते हैं। देखिए जो शब्दों के भेद की बात करें तो यहाँ पर शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है कभी आप देखेंगे इनके बनावट के आधार पर या किस प्रकार ये उत्पन्न हुए हैं, कभी तत्सम शब्दों के आधार पर देखेंगे, कभी संधि के आधार पर देखेंगे, कभी समास के आधार पर, तो इनका निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। इसीलिए जब भी कभी आपके परीक्षा में यह पूछा जाता है तो वहाँ वो स्पष्ट कर देते हैं कि किसके आधार पर वो जाना चाहते हैं। कभी आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि शब्दों के भेद बताइए, क्योंकि वहाँ पर फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी कि आप किसके आधार पर बताएंगे। इसीलिए वो स्पष्ट कर देते हैं कि आपको बनावट के आधार पर बताना है या अर्थ के आधार पर बताना है या किसी अन्य आधार पर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम जानते हैं
व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद। देखिए, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वह रूढ़। जैसे कल, पर, इनमें का, ला, पा, रा का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है अतः यह निरर्थक है। अर्थात अगर आप देखें तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो, अर्थात किसी अन्य शब्द नहीं। यहाँ आप देखेंगे जो भी शब्द निर्मित हो रहे हैं वो अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं और किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं, और अगर उनको हम अलग अलग विभाजित कर देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जब हम पहली बार में परिभाषा या उसके अर्थ को पढ़ते हैं तो कई बार अलग अलग पुस्तकों में जो उसका प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग रूप में दिया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने, अर्थात वो शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि वो वर्णों के योग से बनते हैं और उनके लिए पर्टिकुलर कोई विशेष अर्थ ही होता है, और अगर उस वर्णों को हम अलग अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, अर्थात वो निश्चित हैं, अगर हम कहेंगे तो लोग उसका वही अर्थ समझेंगे और वही चीज़ होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आपने देखा कल या पर, अगर हम कल की बात करते हैं तो ये का और ला 2 वर्णों से बना है, पा और आ ये 2 वर्णों से बना है। अगर यहाँ पर हम का और ला को अलग करते हैं तो उसका कोई शब्द अर्थ नहीं रह जाता है, पा और आ उसका कोई, अर्थात अगर उनके हम टुकड़े कर दें तो वो निरर्थक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि रूढ़ शब्द वो है जो विशेष वर्णों के मेल से बने हैं और उनका विशेष अर्थ है, और उन वर्णों को अगर हम अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं या रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो इसके यौगिक और योग रूढ़ हैं उन शब्द क्या होते हैं, क्या उनका अर्थ होता है, किस प्रकार वो हिंदी भाषा में भूमिका निभाते हैं, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।